हेलो मेरे चैंपियंस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया से चल रहा है कि नहीं चल रहा लाइफ में? खैर, अगर आपने थोड़ा अगर मस्ती कर लिया तो अब चलिए पढ़ाई भी कर लेते हैं। मेरा नाम करण सिंह है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद करण 29 में स्वागत है। और आज के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ उपसमुच्चय के बारे में। तो स्टार्टिंग से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो। क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये टॉपिक इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है? तो वो वीडियो को देर ना करते तुरंत शुरू करते हैं। तो मैंने पढ़ा है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होते हैं? बेसिकली पहले आपको समुच्चय को पता होना समुच्चय क्या होता है। अगर आपने पहले के वीडियो मेरे देखे हो तो आपको मालूम होगा समुच्चय कहते किसे हैं। समुच्चय मतलब एक ऐसी सिस्टम होता है जो कि एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक पर्टिकुलर एक नियम पे फिट बैठता हो। ठीक है? जैसे हमने कह दिया ऐसे 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये हमारे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। इसको मैंने लिखा है रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में लिखा है। ठीक है? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x belong n। ठीक है? x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है? इसको पढ़ते हैं समुच्चय समुच्चय निर्माण विधि। निर्माण विधि। ठीक है? तो इसको बोलते समुच्चय। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं और जो मेरी वीडियो पहले वाले नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए मेरे चैनल में जाके, ताकि आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये तो था डेमो, आपको समझाया कि समुच्चय कहते किसे हैं। अब यहाँ बात आ रही उपसमुच्चय कैसे कहते हैं। उपसमुच्चय उपसमुच्चय मतलब ये होता है समुच्चय का पार्ट। ठीक है? समुच्चय का पार्ट। अब जैसे हमने कह दिया यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा था। मैं दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। मान लेते हैं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि हमने एक कह दिया है a बराबर है 1,2,3। ठीक? और b बराबर हमने कह दिया 1,2,3,4,5। इनमें से कौन किसका उपसमुच्चय कहलाएगा? इनमें से कौन किसका उपसमुच्चय कहलाएगा? ए में अवयव है 1 2 3। ए में अवयव है 1 2 3। बी में अवयव है 1 2 3 4 5। तो मेरा प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा समुच्चय किस समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा? इसको समझने के लिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उपसमुच्चय वही कहलाता है जिसके सारे अवयव किसी दूसरे अवयव में हों। जैसे यहाँ पे हमारा 1 है 2 है 3 है और यहाँ पे भी हमारा 1 2 3 4 5 है। ठीक है? तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उचित समुच्चय। प्रॉपर सबसेट बोलते हैं उचित समुच्चय को। देखिए, एक होता है सबसेट। सबसेट होता है मतलब उपसमुच्चय। उपसमुच्चय। और एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट इसको बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इस साइन से, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे। बस। तो यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये हमारा उप समुच्चय है,
तो मतलब ये जो केस जो ने या बार जो मैंने लकीर खींची यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं बता दूं आपको, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए a बराबर हमारा है 1,2 और b भी हमारा हमारा है 1,2। तो यहां हम कह सकते हैं a प्रॉपर सबसेट ऑफ, ओ सॉरी, a सबसेट ऑफ b, ये कहते हैं। मतलब ऐसे उपसमुच्चय जो जिनके सारे अवयव दूसरे समुच्चय में भी अवेलेबल हो, दूसरे अवयव में मैच करे। जैसे ए के अवयव में 1,2 और बी के भी अवयव में 1,2, ऐसे समुच्चय को बोलते हैं सबसेट, जिसका साइन ये होता है। ठीक है, आपकी किताब में सिर्फ इसके बारे में बताया गया है, तो मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। उचित उपसमुच्चय देखिए आप, ये हमारा हमने सी के साइन डिनोट किया है, इसका साइन ऐसे ही बनता है। मतलब अगर हमने कह दिया, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, कि अगर a बराबर हमारा है 1,2 और b बराबर है 1,2,3, ठीक है, 1,2,3, तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि a और b बराबर नहीं है। तो जो a और b बराबर नहीं होते हैं, और अगर पूरे सब पहला कंडीशन हमारी ये होती है, पहली कंडीशन हमारी ये होती है कि जितने अवयव a में है उतने अवयव b में तो होने ही चाहिए, और अगर एक ज्यादा है तब जाके ये कहलाता है हमारा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब ये कहलाएगा। तो कंडीशन समझिए कि यही होती है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कंडीशन। कंडीशन हमारी ये है, पहली कंडीशन, ओ सॉरी, मैं अभी अब लिख दिया यहां पे मैंने, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए। होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर वो बराबर है, अगर ए बराबर बी है, तब यहां पे होगा, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, दैट मतलब होता है, इसका तात्पर्य यह है, अगर ए बराबर बी है तो ए हमारा सबसेट ऑफ बी कहलाएगा, जो लिखा है मैंने आप, सबसेट ऑफ बी। ठीक, और तीसरा है, अगर ए डजंट इक्वल टू बी है, तो इस दूसरे एग्जांपल की वजह से यहां पे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। पहली कंडीशन यही होती है, यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए। उसके बाद दो कंडीशन अलग से आती है, अगर ए बराबर बी आता है तो हम ये कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ये जो नीचे यहाँ पे जो मैंने बार खींचा है, मैं आपके मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बीच में मैंने बार जो खींचा, ये बार दर्शाता है कि ए बी का उपसमुच्चय भी है और ए बी के बराबर भी है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये आती है, अगर दूसरी कंडीशन नहीं है तो तीसरी कंडीशन ये आती है, अगर ए डजंट इक्वल टू बी, है ना, और यहाँ पे भी पहली कंडीशन तो होनी चाहिए, उसके बाद ही ये सब कंडीशन आएंगी, ये इंक्लूड है, पहली कंडीशन इंक्लूड है। उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है, अगर ए डजंट इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर नहीं है और ए के सारे बी में है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने आपको बताया ए के 1,2 है और बी में 1,2,3 है ना, तो ये अगर अगर बराबर नहीं है, तभी जाके ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश में, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक, ये, तो इसको पहचानने का एक तरीका है,
अगर आप ये देखते हैं कि हमारा A बराबर है 1 2 और B बराबर 1 2 3 मतलब A में जितने अवयव है तो B में तो होने चाहिए और B में कम से कम एक अवयव अगर अलग है, एक कम से कम एक अवयव ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है अलग से, है ना? तो अब ये जाके हमारा A प्रॉपर सेट ऑफ B कहलाएगा। इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। अब आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इसी पे एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल, कॉलेज है, तो मान लीजिए ये हमारा हो गया x, x हमारा है, यहां मैंने x लिख दिया है, एक सेकेंड, मैं यहां लिख दे रहा हूं a, चलिए यहाँ पे चलो a लिख दे रहा हूं, ठीक है? हमने लिखा a, x, x हमारा है x एक, x एक, x एक विद्यालय का विद्यार्थी, विद्यालय का एक विद्यार्थी, ठीक है? और b लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, b है y, एक क्लास 11th का विद्यार्थी है, का विद्यार्थी है। अब यहां देखिए मैंने क्या कहा कि ए जो है एक विद्यार्थी है, मैं थोड़ा सा ऐसा कर दे रहा हूं यहां पे, मैं उसको क्या कह दे रहा हूं बी, उसको कह रहा हूं ए, ठीक है? इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है? बी मैंने इसको कह दिया कि एक्स एक विद्यालय का एक विद्यार्थी है और ए हमारा है वाई उसी विद्यालय का, उसी विद्यालय की क्लास, मैंने एक क्लास एक मिनट रुकिए, विद्यालय मैंने नहीं लिखा है, यहाँ मेंशन नहीं किया है। एफ वाई एक उसी विद्यालय के क्लास, मैं एरो कर दे रहा हूँ, उसी विद्यालय के, उसी विद्यालय की क्लास 11 का विद्यार्थी है, ठीक है? विद्यालय सेम है यहाँ पे। और समझिए कि मान लेते हैं कि इस विद्यालय में 500 बच्चे हैं, कॉलेज लिख दे रहा हूं इंग्लिश में, कॉलेज में 500 बच्चे हैं, ठीक है? 500 विद्यार्थी इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब हमने कहा क्लास 11, अब क्लास 11th में मान लिया हमने 40 बच्चे हैं, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये तो हमारा बी है, ये हमारा ए है, ठीक है? 40 बच्चे हैं, तो अब बताइए कि कौन किसका प्रॉपर सबसेट हुआ? देखिए बहुत ही आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रॉपर सबसेट, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस यही मुझे दिखाई दे रहा है। आप इसको सबसेट नहीं कह सकते, सबसेट कहने की एक वजह है जो मैं ऊपर मैंने बता चुका हूँ। सबसेट कहने की वजह ये है, सबसेट तभी कहेंगे जब सारे अवयव बराबर, मतलब यहाँ पे ए बराबर बी होना चाहिए मैचिंग के साथ साथ, ठीक है? लेकिन यहाँ कहाँ 500 कहाँ 40, क्या 500 40 बराबर होता है? नहीं ना, 500 अलग होता है, 40 अलग होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हमारे लिख देना चाहिए यहाँ पे मुझे ए डजन इक्वल टू बी, ठीक है? ए में एक दो अवयव थे और बी में एक दो तीन अवयव थे, तो ए बी के बराबर तो हुआ नहीं, तो मैचिंग हो तो हो गई, यहाँ बराबर होने के लिए या तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना ही नहीं चाहिए था, मतलब ए में 3 होना चाहिए था या तो बी में 3 होना ही नहीं चाहिए था, तब जाके उसको बराबर कह सकते थे। लेकिन यहाँ ए में 1 और 2 है और बी में 1 2 और 3 है, तो इसको हम कहेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है?
अब यहाँ पे आइए, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 40 बी कॉलेज का नाम है, 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इस कॉलेज में, और ए हमारा एक क्लास का नाम लिया है, ज्ञानी एक बी समुच्चय हमारे कॉलेज का जिसमें 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ए समुच्चय हमारे क्लास में 11वीं के विद्यार्थियों का। ये 40 और 500 बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे ए जो है बी के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसीलिए ए हमारा क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हुआ। लेकिन अब इसको समझिएगा, अब कॉलेज में 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, है ना, इसको ऐसे तो समझिए, कॉलेज में 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो 500 में 40 अगर घटा दें तो 460 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉलेज में, और प्लस 40 जो है 11th के हैं, ठीक है। इनको जब जोड़े तभी तो 500 आएगा। इसी को कहा गया मतलब कि ऐसा समुच्चय जो कि समुच्चय का पार्ट हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। और कंडीशन ये होती है, अगर ए बराबर बी है तो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ सबसेट कहलाएगा। अगर ए और बी बराबर नहीं है यहां की तरह, तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि कक्षा 11 जो है, इस पूरे विद्यालय के विद्यालय की बहुत सी क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10। हमने 11th को चुन रखा है ना। तो ये 11th क्या है, 11th उस विद्यालय की कक्षा का एक पार्ट है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जहां भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसमें, यूट्यूब में। आप जहां समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं बुक की ओर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए, एक चीज आपको बतानी है मुझे, पहले फाइव के बारे में बता देता हूँ। फाइव मैंने कहीं कहीं देखा था। ये देखिए, अब इसके आगे जो है एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल से पहले आपको मुझे बताना है कि फाइव से क्या रिलेशन होता है उस समुच्चय का। देखिए, इसको बेसिकली समझते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। एक लाइन लिखी है, लाइन क्या लिखी है यहाँ पे, फाइव प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, ये लाइन लिखी है यहाँ पे। फाइव प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय है, ठीक है। अतः इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि रिक्त समुच्चय फाइव में कोई अवयव नहीं होता, अतः हम इस बात से सहमत हैं कि फाइव प्रत्येक समुच्चय का एक, यहाँ पे लिखना चाहिए था उचित उप समुच्चय होता है, उचित, उचित उप समुच्चय होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आइए आप मेरे बुक पे आइए, वहां आपको मैं समझाऊंगा। हाँ, अब फाइव का क्या रिलेशन होता है इसको समझ लेते हैं।
हम्म देखिए फाई क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ। फाई एक ऐसा समुच्चय होता है जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो वो रिक्त रहता है। ठीक है। जैसे मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऐसे अगर हमने कह दिया कि ए बराबर है हमारा एक्स, एक्स एक्स बिलोंग एन है। ठीक है, एक्स है, एक्स बिलोंग एन है, जहाँ एक्स बराबर है -1। ठीक है, अब आप जानते ही हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वहां पे -1 के लिए कोई जगह नहीं होती। मतलब ये इम्पॉसिबल हुआ। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इम्पॉसिबल। ठीक है, मैं यहाँ पे इम्पॉसिबल लिख दे रहा हूँ। मतलब क्या है यहाँ पे ए हमारा एक्स -1 है और यहाँ पे हमारा इम्पॉसिबल कहलाएगा। तो मतलब ए को समुच्चय जो आएगा वो आएगा ऐसे खाली, क्योंकि इसको अभी कोई है ही नहीं। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं फाई। तो हमारा इससे आ जाएगा ए बराबर फाई। ठीक है, तो फाई ये होता है। अब जरा सोचिए मैंने क्या बताया था आपको। मैंने बताया था कि प्रॉपर सबसेट होने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है एओबी बराबर नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अब फाई में कोई अवयव है नहीं। अब मान लेते हैं यहाँ कोई अवयव सी है। एक मिनट, सी डी आपको कॉमन हो जाएगा वो समझ नहीं पाओगे। मैं एक अवयव डी मान ले रहा हूँ। ठीक है, और डी में हमारा है अवयव एक, ठीक, कॉमा दो। अब बताइए क्या फाई और डी बराबर है आपस में? नहीं ना। देखो फाई में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो दो दो ज्यादा है। तब तो हमारा इसको अगर मैंने कह दिया ए, मान लो कह दिया इसको मैंने, तब तो ये हमारा हो जाएगा ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। तब ये आंसर बनेगा। समझ आ गया? ए हमारा हो गया फाइव, मतलब कोई वहां पे कोई अवयव नहीं है, इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूं। इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? ब्लैंक। मैं लिख दे रहा हूँ ब्लैंक छोड़ दिया है, ब्लैंक। ठीक है। और डी देखिए एक और दो अवयव है। अगर मान लेते यहाँ पे अगर डी बराबर एक ही होता तो भी हमारा ये ए प्रॉपर सबसेट ऑफ डी होता। मैं यहाँ से दो लाइन हटा दे रहा हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। मुझे थोड़ा नीचे खींचना चाहिए था। एक सेकंड। मैंने लिखा है, वैसे ये भी सही है। मैंने लिखा है ए प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है। अब चलते हैं बुक की ओर। ठीक है, अब चलते हैं बुक की ओर। अब देखिए आप। मैं बहुत आगे चला गया। पढ़ने मजा आ रहा है? मजा लगे पढ़ा करिए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये मैंने फाइ का जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, फाइ का जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, और ये तो पहले से सॉल्व है। चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मुझे लगा ये न्यूमेरिकल है, ध्यान नहीं था। एक सेकंड। अब यहाँ देखिए मैं अभी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। एग्जांपल कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए एक अवयव हमारा फाई है। ठीक, एक समुच्चय हमारा फाई है। ये मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ठीक है, ये लिख दिया, एग्जांपल है ये हमारा। ये हमारा फाई है। फाई तो जानते हैं ना। फाई को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फाई को आप ऐसे भी कह सकते हैं, फाई कॉमा ए, एक कॉमा दो। ठीक है, एक चीज बतानी थी इससे पहले, मैं थोड़ा भूल गया था। एक चीज मुझे आप बतानी थी आपको, मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। एक सेकंड, एक चीज आपको बतानी थी मुझे।
फाई के बारे में बता रहा था कि फाई अगर एक समुच्चय है तो ये हमारा एक भी अवयव अगर ज्यादा होता है, या तो दो दो ज्यादा थे, तब ये हमारा ए प्रॉपर सबसेट डी कहलाता है। ए में फाई था और डी में हमारा एक दो था, तो ए प्रॉपर सबसेट, ए प्रॉपर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक नोट है, मैं नोट लिख दे रहा हूं। यहाँ पे एक नोट है कि नोट है, क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं होता, क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं होता है, इसलिए फाई में लिख देना यहाँ पे, क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए इसलिए फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उचित उपसमुच्चय होता है। अच्छा, मैं बता दोबारा बता दिया होगा, चलिए आपको रिवाइज हो गया होगा। इसलिए फाई प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का एक उचित उपसमुच्चय होता है। ओके, ये हमारा हुआ। अब हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, एग्जाम्पल पे आते हैं वापस। अब यहाँ एग्जाम्पल लिया, फाइव बराबर कुछ होता ही नहीं है, तो ब्लैंक कर देते हैं। आप उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, 5, 1/2 एंड बी हमने कह दिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे हमने सी कह दिया 1, 2, 3, है ना। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसे बताइए कौन किसका प्रॉपर सबसेट है, तो आप कैसे बताओगे? यहाँ से मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नहीं, मैं सीधा सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात फाइव को पहले क्लियर कर लेते हैं। मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 5A, दूसरा दे रहा हूँ ऑप्शन A, B, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ B, C, और चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ C, A। अब बताइए, यहाँ हमने चार वो लिखे हैं, हमने क्या कहते हैं समुच्चय लिखे हैं। फाइव तो लिख तो होता है, ऐसे फाइव आप लिख सकते हैं एग्जाम में भी। फाइव मैंने ऐसे लिख दिया, ए लिख दिया 1, 2, बी लिख दिया 1, 2, 3, 4, कॉमा लगाए, आप समझ जाइएगा। सी हमारा 1, 2, 3। तो अब ये बताइए कि इन सबके बीच कौन सा रिलेशन हो सकता है। शर्त ये है कि इनमें से कौन प्रॉपर सबसेट है। आपके किताब में प्रॉपर सबसेट ही दिया हुआ है, जिसको उपसमुच्चय लिखा हुआ है, वो उचित उपसमुच्चय है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या बताया था, अगर हमारा फाइव तो हमारा कुछ होता ही नहीं है, अगर यहाँ खाली एक होता, या एक वहां दो है, या तो सिर्फ एक एक भी होता ना, यहाँ पे एक होता खाली, तो भी ये हमारा प्रॉपर सबसेट क्या 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 कहलाता। और यहाँ दो थे तो डेफिनेटली ही है। अब यहाँ देखिए, फाइव ए में क्या रिलेशन हो सकता है, फाइव में कोई ए भी अवयव नहीं है, पर ए में तो है 1, 2 है, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट हुआ। अब इसका बताइए आप क्या होगा। सेम है, ए देखिए 1, 2 है, 1, 2 है, और बी है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब बताइए क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? जी हाँ, बिल्कुल है, आपने सही कहा, बी ए इसका प्रॉपर सबसेट है। अब बी और सी देख लीजिए, अब बी और सी की बात हो रही है। हमने लिखा है बी और सी, जो जिसका प्रॉपर सबसेट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है। जो जिसका प्रॉपर सबसेट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि इसका प्रॉपर सबसेट है, वो हमारा राइट साइड में होता है, राइट हैंड साइड में होता है ना। इसीलिए हमने 5 लिखा, तो 5A हो गया, ठीक है। और देखिए ए और बी हमने कहा है,
एक में है a,2 और b में a,2,3,4, इससे हमने a प्रॉपर सबसेट b कह दिया। अब यहाँ देखिए बी और सी की बात हो रही है, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 है ना? यहाँ b की तुलना c से कर रहे हैं, ना कि c की तुलना b से। हमने क्या कहा? जिसकी तुलना करते हैं वो लेफ्ट साइड में होता है और जिससे तुलना करते हैं वो राइट साइड में होता है ना? तभी तो कहते हैं कि हमारा b ज्यादा, तभी तो कहते हैं यहाँ जैसे a हमारा प्रॉपर प्रॉपर सबसेट है b का, ठीक है? अब b में 1 2 3 4 अवयव है और c में जो हमारा है सिर्फ 1 2 3 है। अब यहाँ पे तो ये तो बड़ा उल्टा हो गया। पहली बात मैच ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि 1 2 3 4 है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ चल रहे हैं ना, ये हम बी से सी देख रहे हैं। अब 1 2 3 4 यहाँ पे है और सी में सिर्फ 1 2 3 है। अब ये बराबर तो बराबर भी नहीं है और ना मैच कर रहा है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। अब सी और ए देख लेते हैं, सी और ए, ठीक है? अब सी की तो तुलना कर रहे हैं ए से, तो जैसे हमारा बी और सी की तुलना किया था, अब सी की तुलना ए से कर रहे हैं। अब सी में तो 1 2 3 है पर ए में 1 2 है, तो ये भी हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर अगर यहाँ पे मैं ये कहता कि एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे एक और ऑप्शन ले रहा हूं, यहाँ पे पांचवा, अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि ऐसे बताओ ए 5, ठीक है, और कहता 6, ऑप्शन ले रहा हूं, मैं ऑप्शन ले रहा हूं सी टू बी एंड ए टू सी। अब आप बताइए क्या होगा? मैं थोड़ा पेन चेंज कर दे रहा हूँ, मैं लाला लिख दिया, मैं ब्लू यूज करूंगा यहाँ पे। अब आप बताइए, अब हम 5 की तुलना पहले ए से कर रहे थे, तो उस हिसाब से तो ये सही था, सही लिखा हमने, है ना? अब हम ए की तुलना 5 से कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो ए में जितने अवयव है ना, वो 5 में है ही नहीं, कम है। हमारा क्या होता है, एक हमारा नोट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, एक नोट लिखने जा रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए, कॉपी में नोट बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में, इसको पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होने की एक ही कंडीशन है, और वह यह है कि अगर ए बराबर दे रखा है 1,2 और बी बराबर दे रखा है 1,2,3, मतलब अगर इसे दे रखा है तो यहां पर बी में कम से कम कम से कम कम से कम एक अवयव ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? ये नोट है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, मेथड याद कीजिए, सवाल नहीं, ठीक है? ये मेथड है, मेथड याद करिए। ये तो हम लोग करते हैं, जब हम लोग सब सवाल लगाते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं तब सवाल लगाते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, हम अब पहले 5 की तुलना ए से कर रहे थे, तो 5 में कुछ होता नहीं है, ए में 1,2 है, तो हम जानते हैं ए एक है, तो दो दो अवयव ज्यादा है, तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे ए से। उसी तरह ए सी भी कर, उसी तरह ए भी कर लिया था, ए में 1 2 है, बी में 1 2 3 4 है, और जब बी किसी की बारी आई, सी भी कम है, बराबर नहीं है, मतलब कि मैच नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 है, यहाँ सिर्फ 1 2 3 है, तो बी किसी से कर रहे थे, तो ये डजंट आएगा यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे सी से एक कर रहे थे, अब जैसे बी और सी में हुआ वैसे सी और ए में हो गया, यहाँ भी ये डजंट प्रॉपर आ गया, ठीक है? अब ये थोड़ा उल्टा कर दिया है, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ए 5 है ना? अब यहाँ क्या होगा भाई, ए में तो 1 2 है और 5 में कुछ है ही नहीं,
तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक। अब यहाँ देखिए सी टू बी हम कह रहे हैं। अब हम सी की तुलना जो है, अब हम सी की तुलना जो है हम बी से कर रहे हैं। ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, छोटा सा है, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे हम अब सी की तुलना जो कर रहे हैं ए कॉमा 2 कॉमा 3 टू बी से कर रहे हैं। इसको कल करके बना दिया, एक सेकेंड। बी से कर रहे हैं, बी कहते हैं 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब देखिए सी में तो 1 2 3 है, बी में 1 2 3 भी है, पर इसमें एक ज्यादा भी है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सी हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक। और उसी तरह एसी कर रहे हैं अब हम। अब जैसे ये हमारी ए एक सी देखिए, एक ए में 1 2 है, सी में 1 2 3 है, तो ये भी हमारा प्रॉपर सबसेट हुआ। समझ में आ गया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा। चलिए बुक में चलते हैं। ये देखिए। अब देखिए बुक में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्राकृत संख्या का समुच्चय दे रखा है, जो मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में आपको। ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेचुरल प्राकृतिक का समुच्चय एन दे रखा है, इंटीजर दे रखा है, जिस इंटीजर को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, जेड दे रखा है, परमेय संख्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, सबको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है। अब एक बात बताइए, मैंने जब मैशअप किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है। ये हमारा जो है, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर दिया है कि एन प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, फिर कॉमा लगा है, फिर क्यू प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, फिर टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, फिर एन प्रॉपर सबसेट ऑफ एन डजन प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। है ना? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक मिनट, इस पे आइए। नेक्स्ट पेज में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नेचुरल नंबर पहले लिख देते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं मालूम है ना, मैं आपको बता चुका हूँ। रोस्टर में लिख देते हैं 1 2 4 ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है। ये हमारा पूर्णांक बना दिया हमने। पूर्णांक में होता है -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक। तो डॉट डॉट आगे बढ़ता चला जाएगा। और उसमें था परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर था हमारा क्यू। तो रेशनल नंबर क्या होता है हमारे, पी बाई क्यू होता है। एक्स 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 बिलोंग, आ ले लिया हमने। ठीक है। एक्स बराबर होता है हमारा, एक मिनट, थोड़ा सा लिख गया। हाँ, एक्स बराबर होता है हमारा पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये नाइन्थ की चीज आपको मालूम होगी। ठीक है। पी हमारा क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्यू हो गया, ये हमारे हो गए। ठीक है। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दिखाते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं इसको इंग्लिश में, इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर की बात आ रही है टी, तो हमने टी क्या कह दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर एंड एक्स डजंट बिलोंग क्यू। ठीक, अभी मैं समझाऊंगा ये जो मैंने लिखा है इसको इससे क्यों लिखा है। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 1,2,3,4। जेड हमारा पूर्णांक होता है, यहाँ पूर्णांक लिख दे रहा हूँ। इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर, आपको मालूम होगा, इंटीजर यहाँ लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, इंटीजर। ये हमारा होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, आपको मालूम होगा, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये हमारा है नेचुरल नंबर। अब यहां समझिए, एन बराबर है 1, 2, 3, 4। एन बराबर क्या है हमारा, एन बराबर है हमारा 1, 2, 3, 4। ठीक है, एन बराबर 1, 2, 3, 4 है। और जेड हमारा मैक्स थ्री मैक्स टू मैक्स वन जीरो वन। देखिए पूर्णांक होने की सब एक ही शर्त होती है, चाहे वो हमारा पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो हमारा जीरो हो। ठीक है, चाहे हमारा पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे वो जीरो हो, एक ही शर्त होती है कि उसका हर जो है एक होना चाहिए। ये टी बन गया, हर जो है एक होना चाहिए। ठीक है, हर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये हमारा होता है पूर्णांक। ठीक, अब इसको आपस में समझते हैं। अब यहां देखिए, एन एन में जीरो नहीं आता है, मैं कई बार बता चुका हूं। एन में एक से अनंत संख्या जाएगी, 100 आएगा, 500 आएगा, 1000 आएगा, 10 करोड़ आएगा, लेकिन अलग से जीरो नहीं आता। जीरो सिर्फ होल नंबर में आता है। अब जेड देखिए, मैक्सिमम मैक्स टू को मैक्सिमम 0, 1, 2, 3 है, इंटीजर है। अब हम क्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं, आर मतलब क्या है यहाँ पे, आर का मतलब यहाँ पे है, नहीं आर मतलब होता है रियल नंबर, रेशनल नहीं होता है। आर यहाँ पे है, मैं लिख दे रहा हूं, रियल नंबर, रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। एक मिनट, ऐसे लिखे है ना, वास्तविक संख्या। ठीक है, और यहाँ देखिए, अब x जो हमारा है आर से बिलोंग करता है, मतलब x जो है वास्तविक संख्या में, हमारा यहाँ नोट लिख दे रहा हूँ यहाँ साइड में, वास्तविक संख्या में हमारे हमारे पास नेचुरल भी आता है, होल भी आता है, इंटीजर भी आता है, परमेय भी आता है, और इरेशनल भी आता है। ठीक है, कितने हो गए, संख्या हमारे 7 प्रकार की होती हैं, बस इमेजिनरी को छोड़ के सब आता है रियल में। ठीक है, ये रियल तो ये है ही, नेचुरल हो गया ना, रियल है ही हमारा, नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, परमेय संख्या हो गई, अपरमेय संख्या हो गई, और फिर आता है इमेजरी नंबर, जो सबसे हट के होता है। ठीक है, जो सबसे हट हट के होता है। अब यहाँ देखिए, संख्या 7 प्रकार की हो गई, एक आर है, एन 2, डब्ल्यू 3, जेड 4, क्यू 5, टी 6, और 7 क्या, इमेजरी नंबर। अब यहाँ देखिए, आर हमारा रियल नंबर है, तो हम ये कह रहे हैं कि एस हमारा रियल नंबर, एस बराबर पी बाई क्यू, जहाँ क्यू जीरो नहीं है, और इरेशनल नंबर टी हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर, जहाँ एक्स जो है हमारा क्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि क्यू रेशनल नंबर की एक खासियत ये होती है कि रेशनल नंबर उसी को कहा जाता है जिसको पी बाई क्यू में व्यक्त कर सके, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3.14, इसको अब रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन दिया है उतना ही दिमाग लगाइए। अगर आप ये सोचोगे ना कि ये पाई का मान दे रखा, ये रेशनल नहीं हो सकता, जितना क्वेश्चन दिया उतना ही दिमाग लगाओ, ये इसी टाइप की मैथ है।
अभी आप पढ़ेंगे आगे, अगर आप मेरे वीडियो अगर देखते रहते होंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आच्छादक, आच्छादक फलन किसे कहते हैं, एकाकी फलन किसे कहते हैं, ये सब बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट से पहले इसको मैं ये पढ़ा एकदम शुरुआत से लेके चल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 3.14 को हम कर सकते हैं 314 बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा पी बाई क्यू में व्यक्त हो गया। अब क्यू हमारा जीरो है नहीं, क्यू हमारा कितना है 100 है, जीरो नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारा रेशनल नंबर। अब अपने में से क्या किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू व्यक्त ना कर पाए, जैसे रूट टू है, इसका जब रूट टू जब निकालोगे ना, रूट टू का मान वर्गमूल जब निकालोगे, तो हमारा आएगा 1.414 और आगे आता ही चला जाए, इसका कहीं छोर ही नहीं है। देखिए इसका छोर पता था, दशमलव के बाद दो संख्या थी 1 और 4, तो बटे 1 करके दो जीरो हमने बढ़ा दिए। अब यहाँ हम कितने जीरो लगाएंगे, पहले ये तो खत्म हो जाए। इसका कोई अंत ही नहीं है। अंत अगर होता तो यहाँ लिख देते 100, और मान लीजिए सिर्फ इतना ही दिया होता 1.414, तो हम उसको हम कह सकते थे कि ये 1414 बटे 1000 हो जाएगा। जितना क्वेश्चन दिया उतना ही दिमाग लगाइए, अपने मत मत सोचिए, जितना क्वेश्चन दिया उतना ही दिमाग आप लगाइए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो मैंने आपको हाईलाइट किया था वहां पे, वो क्यों किया था, पहले इसको आप समझ गए कि एक परिमेय संख्या जो होती है हमारे, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत इनका कोई मतलब कि वो नहीं, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको पी बाई क्यू व्यक्त कर सके, और अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको व्यक्त ना कर पाए। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं बुक की ओर। अब यहां देखिए, यहां हमने क्या लिखा है, यहां लिखा है हमने एन प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, एन प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, और क्यू प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, और टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, एंड डजन प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे, मैं इसको एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूं। हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। पहले चीज लिखी है एन प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। इसका मतलब समझिए क्या होता है। देखिए मैंने क्या बोला था, एक वो जो एग्जांपल दिया था मैंने विद्यालय वाला, आपको याद होगा, विद्यालय वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे बी हमारा विद्यालय है, एक विद्यालय के एक विद्या ऐसे हमारे एक विद्यालय के विद्यार्थी है, और वाई उसी विद्यालय क्लास का 11th का विद्यार्थी है, मतलब जो क्लास 11 थी कॉलेज का पार्ट था। ठीक है, तो वैसे रियल के साथ है, और उसमें कुछ नया नियम नहीं लगा है, नया नियम नहीं लगा है। ठीक है, एन पावर से जरा जेड है, पहले जेड को देख लेते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे 1, 2, 3 होते हैं, और 4, डॉट तक चले जाते हैं। अब इनके बटे में क्या है, एक है। ठीक, एक है, तो जेड हमारा क्या होता है, पहली चीज क्या होती है, जेड के अंदर नेगेटिव भी आते हैं, जीरो आता है और पॉजिटिव आता है, इन सबका हर एक होता है। ठीक है, तो इसलिए जेड का एक पार्ट हुआ एन। ठीक है, इसलिए एन प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड लिखा गया। इतना हो गया। अब जेड के बाद क्यू आता है ना, तो क्यू मतलब क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होती है। अब मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ परिमेय संख्या वो पी बाई क्यू, मैं वो बता भी चुका, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। ये सब परिमेय संख्या हुई, ये सब यहाँ पे हमारा पी नेगेटिव हो गया और क्यू वन हो गया, जीरो भी हमारा नेगेटिव हो गया और क्यू वन हो गया, पॉजिटिव हमारा पी हो गया, वन हमारा क्यू हो गया। तो ये हमारा क्यू क्यू हो गया, जिसको हम पी बाई क्यू में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए एन जो है जेड का पार्ट है और जेड जो है क्यू का पार्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि एन और जेड दोनों क्यू के पार्ट है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप इस टाइप क्वेश्चन लगा चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या था जिसको मैंने हाईलाइट किया था,
क्यू प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। अब क्यू जो है आर का पार्ट है। क्यू एक परिमेय संख्या है और रियल में सब कुछ आता है। मैं यहाँ पे शो भी कर चुका हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैंने यहाँ साइड में शो भी किया था। इसमें एन आता है, डब्ल्यू आता है, होल नंबर आता है, पूर्णांक आता है, परिमेय आता है, अपरिमेय आता है। तो अभी क्यू की बात चल रही है ना, तो क्यू को देख लेते हैं और कई दिमाग मत लगाइए। क्यू को देखिए, है ना। अब क्यू प्रॉपर सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। आर में हमारा परिमेय संख्या भी आती है आर में, ठीक है। आर में परिमेय संख्या भी आती है, जैसे हमने कह दिया एक्स बिलोंग आर, जैसे मैंने यहीं पे एग्जांपल दिया था, मैंने आपको दोबारा नहीं मैंने लिखना चाह रहा हूँ। ये देखिए मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे। आर मतलब था यहाँ पे रियल, ठीक। तो यही एग्जांपल हमारा समझ ली। और आर तो यहाँ भी था, परिमेय में भी था आर था, रियल, ठीक है। इरेशनल इरेशनल, ये हुआ। अब तीसरा जो था हमारा क्या था, मतलब आर जो है, मतलब कि क्यू जो है आर का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा क्या था हमारा, टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। जैसे क्यू है वैसे आर हो जाएगा, मैं ऊपर बता भी चुका हूं। चौथा देखिए, अब ये बताया था ना आपको, जैसे क्यू है वैसे वैसे टी है, जैसे रेशनल नंबर था वैसे इरेशनल नंबर था। ये दोनों आर थे, ये सब आर का ही पार्ट है, ठीक है। जो भी आपको अगर इस तरह का साइन बना के दे दे, जैसे एस बिलोंग एनीथिंग, यहाँ पे एनीथिंग लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मतलब एक्स जो है उसका पार्ट है, उसका एक पार्ट है। समझ गए। अब यहाँ देखो, अब चौथा देखिए, एन एन डजन प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, ठीक है। अब देखिए, टी तो इरेशन नंबर होता है, ठीक है। टी को हम से इरेशन नंबर में ही बांट, इरेशन नंबर कौन कौन से होते हैं, √2, √3, पाई, ई, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब आप जैसे जब आप बीटेक करोगे या जब आप बीटेक करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना अच्छा पढ़ा, वो कितना अच्छा आपको समझ में आ रहा, आप हमको याद करोगे वहां पे, ठीक है। एंड डजन प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, ठीक। तो टी हमारा से अपरिमेय संख्या आती है, तो अपरिमेय संख्या में नेचुरल नंबर के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए हम एन की तुलना हम एन की तुलना टी से कर रहे हैं, हम एन की तुलना टी से कर रहे हैं, ठीक है। एन की तुलना टी से कर रहे हैं, ठीक है। और उसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। चौथा ये भी मान सकते हैं कि हम टी की तुलना भी एन से नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग हैं। कहाँ √2 ये हमारा ई आ रहा है, कहाँ पे हमारा आएगा 1, 2, 3, ठीक है। ना ये इनके साथ ना इनके साथ, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, 36 का आंकड़ा, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं घास समुच्चय के ऊपर, काफी अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। घास समुच्चय की ओर चलते हैं अब, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आपको अच्छा भी लग रहा होगा, पढ़ने में बहुत मजा भी आ रहा होगा। अब घास समुच्चय को चलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे घास समुच्चय। घास समुच्चय, इसको बोलते हैं पावर सेट। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको अगर आप सीख गए तो क्या कहना, आपके तो पूरे पूरे नंबर आएंगे। मैं गारंटी से मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम आसान भाषा में पढ़ाता हूँ हमेशा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, पहले आपको मैं लॉन्ग मेथड से समझाऊंगा, पहले से एक्सप्लेनेशन दूंगा क्या होता है ये। सपोज कीजिए घात समुच्चय, जैसे मान लेते हैं, हम्म, तो मैं घात समुच्चय की आपको बताने जा रहा हूँ घात समुच्चय क्या होता है, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने कह दिया हमारे समुच्चय ए है, ठीक है। आपकी किताब में 1,2 लिखा है, मैं इसके आगे कभी बताऊंगा। 1,2 लिखा है, एक एक समुच्चय। अब बताइए कि इस 1,2 कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। अब आप कहोगे इसमें तो दो ही हो जाए, तो कैसे लिखेंगे, 2,1 नहीं, वो भी सही है,
लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है खुद का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है? तो यहाँ पे घात समुच्चय जो हम लोग कहते हैं, इन घात समुच्चय जो हमारा होता है, समुच्चय ए के उस समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है? समुच्चय ए के मैं लिख दूं? चलो लिख दे रहा हूँ। घात समुच्चय की डेफिनेशन होती है कि समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। ए बराबर 1,2 है तो इसके उसमें से कितने हो जाएंगे? और इसको डिनोट करते हैं पीए से। ऐसे लिखते हैं पीए। यहाँ जो जिससे आपने शो करे से ए बराबर किया है तो पीए लिख दिया है। बी होता तो पीबी लिखते, सी होता तो पीसी लिखते। ठीक है, तो पीए वहां लिख देते हैं। यहाँ पहली बात तो हमारा एक हो जाएगा, एक लिख दिया, चलो मैंने ऐसे करके एक ए हो गया, कॉमा, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एक एक हो गया, एक दो हो गया। ठीक है, अब बताइए मैंने क्या बताया था, प्रत्येक समुच्चय जो होता है खुद का एक उपसमुच्चय होता है। 1,2 लिख दिया हमने। ठीक। अब ये तीन समुच्चय हो गए, पहला हो गया एक, दूसरा दो, तीसरा 1,2, चौथा हमारा हो जाएगा फाइव। फाइव। ठीक है, समझे? खास समुच्चय। अब यहाँ कितने हो गए, गन को काउंटिंग की गई जाए तो एक, दो, तीन, चार। चार है यहाँ पे। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। ठीक है, तो पीए बराबर कितना हो जाएगा? तो पीए की लिख दें, चाहे यहाँ पे एनपीए लिख दे रहे हैं। एनपीए आ जाएगा बराबर चार, इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 2। ठीक है, ये हमारा ऐसा है, 2 टू पावर 2 लिख देते हैं। और अगर मान लेते हैं कि एन ए जो मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा एन ए जो है एम होता है, तो तब हमारा एनपीए निकल के आएगा बराबर 2 टू पावर एम। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको स्क्वायर में बंद कर दे रहा हूँ, इसी फॉर्मूले से लगेगा। एम पता है क्या होता है? एम होता है हमारा यही, ये सब एम है, एक दो तीन चार, यहाँ पे M4 है, यहाँ पे एम जो है, नहीं M4 नहीं है, सॉरी M4 नहीं है, एम ये होता है हमारा 1,2। यहाँ कितने एम है? यहाँ पे हमारा है एम बराबर, ये एक और ये दो, कुल मिला के कितना हो गया? 1,2, एम बराबर 2 है। ठीक है, तो 2 टू पावर 2 जब करेंगे यहाँ पे 2 टू पावर 2, तो यहाँ पे हमारा 4 आएगा। अब इसको प्रूफ करते हैं। आइए, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ड्राइव किया है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात तो ये है कि अब पहले आप लॉन्ग मेथड से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा उसका। मान लेते हैं एक समुच्चय है हमारे पास, उसे कितना लिख रहा हूँ, समुच्चय ए। ठीक है, ये है हमारा एक, दो, तीन, चार। ठीक, इसमें एम कितने हैं? इसमें एम कितने हैं? इसमें एम है, इसको इन आपस को जोड़ना नहीं है, बस काउंटिंग करना है। आपस में जोड़ देना कि 1+2+3+4 कर दिया, वो गलत हो जाएगा। बस काउंटिंग करनी कितने एम है, जैसे जैसे एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो होती है, द्विघात समीकरण होता है, उसमें कितने रूट्स होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, वैसे ये है।
है ना? तो 1 2 3 4, तो m बराबर कितना है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे हमारा NPA कितना आएगा? 2 टू पावर m और 2 टू पावर 4 कितना होता है? 2 नीचे 16 16 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब इसको प्रूफ करते हैं। ये तो हो गया, ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब इसको प्रूफ कैसे करें? ये देखिए, अब इसको प्रूफ करते हैं। पहले में एक काम करते हैं, इनको दो दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है? तो हमने कह दिया ए, पहला पहला नाम दे दे रहा हूं। दो दो भागों में बांट लेते हैं। बहुत ही आसान है। हमने पहला कह दिया है क्योंकि इसके हम लोग बहु पार्ट बनाने हैं। ठीक है? और पार्ट उतने ही होते हैं जितना एम होता है। इसके 4 पार्ट बनाने हैं। इसके भी 4 पार्ट बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे। ये देखिए, हमने कह दिया ए बराबर 1,2 लिया, 2,3 लिया, 3,4 लिया, फिर 4,1 लिया। ये हो गया। ठीक है? ये कितने हो गए? A1 कितने है ये? एक, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ये एक से मैं बाद में गिन लेंगे। ये तो 4 ही होता, समझ आ ही रहा होगा। 1 2 3 4, 4 हो गई, 3 है ये। सही सब बना नहीं है। ठीक है? ए हो गया। अब बी देखते हैं। दूसरा प्रकार देखिए आप। दूसरा प्रकार देखिए, हमने क्या किया? 1,3 और 2,4 ले लिया। 2,4 पूरे। देखिए बात ये होती है ना, जितने ग्रुप बनाते हैं ना, तो उतने ग्रुप में हमारे ये नंबर आ जाने चाहिए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हमारा है समस्या। ये तो क्वालिटी होती है कि रिपीट नहीं करना। जैसे इलाहाबाद बता चुका हूँ, स्कूल बता चुका हूँ, है ना? ट्यूशन बता चुका हूँ, हर चीज बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमारा अगर कंबाइन किया जाए तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1,2 है, यहाँ 2,3 है, यहाँ 3,4, यहाँ 4,1 है। अब यहाँ बी आप देखिए, ये दूसरा एन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1,3 आया, फिर 2,4 कर दिया। समझे आप? 1,3 के फिर 2,4 कर दिया। अब सी देखिए, ये हमारा तीसरा एम बनेगा। तीसरा देखिए आप, तीसरा बनेगा हमारा 3 के पार्ट में, 1 2 3 ये बनेगा। फिर 2,3,4 फिर बनेगा 3, 4,1 फिर बनेगा 4,1,2। ठीक, C3 हो गया। अब डी की बारी। D4, मैंने क्या बताया था? एक समुच्चय खुद का ही एक उपसमुच्चय होता है। एक समुच्चय खुद का एक उपसमुच्चय होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, यही यही आप उसको ऐसे ऐसे लिख दो। 1 2 3,4। अभी कितने हो गए? A1 A2 A3 A4, A1 B2 C3 D4 मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है? ताकि आपको समझ में आए कि सब इसी के पार्ट हैं। मतलब 1 2 3 4 मतलब नहीं, हमारा मतलब यहाँ से राइट साइड से मतलब है हमारा। हमारा जो मतलब है वो हमारा राइट साइड से, इस साइड से है। ये तो मैं ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, वो जोड़ने में आसानी होगी। और हमको इनकी संख्याओं को जोड़ना है, मतलब कि इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। ठीक है? अब एक और रह गया। मैंने क्या बताया था? 5। ठीक है? 5 भी हमारा एक उपसमुच्चय होता है। ठीक? और जिसकी वैल्यू होती है कुछ नहीं। जिसकी वैल्यू होती है कुछ नहीं। ठीक है? अब इनको जोड़ते हैं। आइए इनको जोड़ा जाए।
इनको जोड़ते हैं अब। पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये पहला हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, और ये 10वां, 11वां, 12। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैंने खुद से बना, हाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, उसको यहाँ से गिनना था। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, याद आ गया। ठीक, याद आ गया। अब आप देखिए, यहाँ कितने अवयव हैं? एक हमारा ये है, ये हमारा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से। एक, दो, तीन, चार, चार है ना? और यहाँ पे चार लिख दो। A4। यहाँ कितने हैं? एक, दो, यहाँ दो लिख दो। यहाँ कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, यहाँ चार लिख दो। यहाँ कितने हैं? एक लिख दो। एक लिख दिया। और यहाँ कितने हैं? यहाँ है ही नहीं। एक लिख दो। एक और रह गया है लग रहा है यहाँ पे। चलो ये भी एक है। एक रह गया है यहाँ पे, चलो यहाँ ई नाम दे रहा हूँ। एक सिंपल वाला रह गया था। और ये आप समझ गए कौन सा रह गया था। बहुत से लोग जान भी गए होंगे। एक कॉमा दो, कॉमा तीन, कॉमा चार। कितना हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, एक, दो, तीन, चार। इसको तो एक लिख दो यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा था। ये चार। अब जोड़ो। अब यहाँ पे हम एम जोड़, अब यहाँ पे हम एनपीए करने जा रहे हैं। और ये 16 निकलेगा, देखिएगा आप। 16 ही आएगा। ना कम आएगा ना उससे ज्यादा आएगा। एनपीए बराबर A4 प्लस B2 प्लस C4 प्लस D1 प्लस 51। गिनते रहिए, चेक भी किया करिए। जब कोई पढ़ाए तो आप अपना भी कैलकुलेशन किया करो, साथ ही साथ समझा करो। समझ के पढ़ो तो दिमाग में जल्दी घुसता है। ये हो गया 4 + 2 + 4, कितना हो जाएगा? 1। यहाँ सही है। 4 + 2 + 4 + 1 +1 + 4। कितना आ रहा है इसको जोड़ने पे? 4 2 6, 4 10, 11 12, 4 16 आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 4, है ना? एम बराबर, एम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? एम बराबर हमारा आ जाएगा, एम बराबर आ जाएगा 4। तो ये तो था एक्सप्लेन का तरीका, जिससे आप भी कर सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप करिएगा। मान लीजिए कोई समस्या बी है, बी आपके लिए होमवर्क है कि बी बराबर है 1 2 3। और मैं बता भी रहा हूँ कैसे क्या करना है। इसका घात समस्या निकालना है, ठीक है? इसका एनपीए निकालना है हमको, ठीक है? एनपीए निकालना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। पहले मैंने 1 2 3 4 था, तो पहले दो दो फॉर्म में तोड़ लिया, उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब रिपीट का, अब यहाँ सोचे यहाँ भी एक आ रहा है, यहाँ भी एक आ रहा है, यहाँ तो ऐसे नहीं। मतलब कि ऐसे, मतलब कि एक इसको ले लो, इसको छोड़ो, इसको ले लिया, इसको ले लिया, फिर उल्टा कर दिया। फिर 1 3 2 4, 1 2 3 2 3 4, 3 4 1, 4 1 2, 1 2 3 4, ये 5। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, यहाँ कितने अवयव है? बी बी में 3 अवयव है, 1 2 3। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, 3 हो गया, तो एम बराबर कितना हो गया?
एन बराबर 3 हो गया। और जब निकालोगे एनपीवी, इसको ऐसे लिखते हैं, एनपीवी जब निकालोगे तो ये हमारा आएगा 2 to the power 3, जो कि बनेगा 8, है ना? अभी कैसे, अब आप देखो यहाँ पे, चलो अकेले होमवर्क आप करके दिखाना मुझे, ना हो तब बताना मुझे, ठीक है? इसी चैनल में आना, ना हो तब तब बताना। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बस मैं हिंट कर दे रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे हमारा पहले तो 1 2 3 कर लेना, चलो मैं कर ही दे रहा हूँ। और आप कहोगे कि सर ने बताया नहीं, हमको दिक्कत हो रही है अब। 1 2 3 1 2 2 3 3 1 2 3 5, 5 तो आएगा ही आएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया, है ना? और शॉर्ट में क्या है, 1 2 3 है, तो दो दो 2 3 कर दिया, 8 बन गया हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट रह गया है आपका सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है? तो मैं देर ना करते हुए उसको भी समझा देता हूँ क्विकली, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है, बहुत लोग बोर भी हो गए होंगे। सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, क्या होता है? देखिए, लोग पहली बात ना सच बताएं तो मैं भी कभी विद्यार्थी था, तो मुझे भी थोड़ा डर लगता था कि ये पता नहीं क्या पूछ रहा है। लेकिन जब आप समझ जाएंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा, आप खुद चाहेंगे मुझसे पूछो ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है? अब यहाँ मैं ये बताने जा रहा हूँ सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। सार्वत्रिक 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 समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सेट की क्लास थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन जब आप समझोगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा लगता हो, ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आती है, बेसिक है, लेकिन जब सेट से सवाल आते हैं तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि उनको मन नहीं लगता है, फिर वो पढ़ते नहीं है। खैर, सारथी समुच्चय हमारा यूनिवर्सल सेट, सारथी समुच्चय किसे कहते हैं पता है? हम्म, तो यहाँ पे हमारा सारथी समुच्चय मतलब ये होता है, जैसे पर्टिकुलर एक चीज ले लिया हम, जैसे मान लेते हैं मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, और कानपुर में जैसे मान लेते हैं सभी विद्यालयों का समुच्चय, सभी भी कॉलेज का समुच्चय, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, कॉलेज का समुच्चय, ठीक है? सभी कॉलेजेस का समुच्चय, ठीक है? विश्व के रहने वाले पुरुषों का समुच्चय, मेन, 1 2 ठीक है? औरतों का समुच्चय, वुमेन, ठीक है? ये हमने कह दिया। सभी संख्याओं का समुच्चय, जैसे हमारा आर जैसे आता है, रियल नंबर है, संख्याएं जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया, सभी होल नंबर का समुच्चय हो गया, सभी रियल नंबर हो गया, सभी हमारा इंटीजर हो गया का समुच्चय, सभी हमारा परमेय संख्या हो गया, सभी हमारा इरेशनल नंबर हो गया, सभी हमारा मेजरी, वो भी सही है, मेजरी तो एक ही आई होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अभी आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है? तो ऐसे समुच्चय को बोलते हैं हमारा यूनिवर्सल सेट। अभी आप पढ़ोगे जब मैं उसको डायग्राम बनाऊंगा, जब उसमें सर्कल बनते हैं, काफी आसान चीज है, बहुत ही अच्छे नंबर भी आते हैं एग्जाम में, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है? तो सबसे मुझे इसी को बोला जाता है कि मतलब कि ये पर्टिकुलर एक चीज को मतलब देखने का मुझे यही तो होता है हमारा, कि पर्टिकुलर एक ऐसा संग्रह का विचार किया जाए जिसके सारे अवयव उस संग्रह के लिए फिट बैठते हो। जैसे जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप जब होता है ना, अंडर 19, तो 19 साल, अंडर 19 साल के ये एक लकीर खिंच जाती है कि 19 साल का बच्चा होना ही चाहिए, अगर वो 17 18 साल का है तो उसको अंडर 19 और 19 के अंदर ये होता है, ठीक है? या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सावित्री समुच्चय जैसे
हम्म। तो सार्वत्रिक समुच्चय इसको ऐसा आप समझ लीजिए, जैसे किसी समुच्चयों का संग्रह, समझ लीजिए कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ना, विषम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। सम मैंने कहा है, विषम कहा है, पूर्णांकों का समुच्चय, ओ सॉरी ये तो पूर्णांकों का समुच्चय, इनको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है। जैसे इस विश्व में सभी यूनिवर्सिटीज का समुच्चय। अब इस विश्व में हजारों यूनिवर्सिटी है, लाखों यूनिवर्सिटी है, उनका समुच्चय। ठीक है, कुल मिला के ऐसा हो। नेचुरल संख्याओं का समुच्चय, ये सब हमारा होता है, इसको यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। तो आज की क्लास यहीं पे अब समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देखा हो, मजा भी किया होगा और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको गा समुच्चय जो बताया है, उसको आप प्लीज देख लीजिएगा एक बार। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, टू टू पावर m होता है। और उसमें जैसे जितना जिस समुच्चय के बारे में पूछता है, किसका घात समुच्चय निकालो, उसके अवयव को गिन लो, है ना, उसके अवयव को गिन लो। यहाँ मुझे ऐसे करना चाहिए था, ऐसे ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट दिखाओ ऐसे करके। ठीक है, तब ये प्रॉपर वे में आएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे करके दिखा दो, तभी तो काउंटिंग कर पाओगे। एक और बताया था 3 नंबर वाला, उसको भी कर ले रहा हूँ मैं, उसको तो ऐसे ही कर ले रहे हैं। ठीक है, अब सबके अवयव गिन लो, वही हमारा m होगा। किसको गिनना पता है? जैसे क्वेश्चन पूछे जैसे इसका बताओ, ए का, जैसे ए का पूछा था इसका, है ना, इस ए का, इस ए का घात समुच्चय बताओ, तो सारे अवयव गिन लो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, मान लो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, है ना, तो 1 2 3 4 हो गया, एम बराबर 4 हो जाएगा, तो भी समान 16 ही आएगा। ठीक है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, समझते कि ये तो बेसिक चीज आपको मालूम ही होगी। तो ठीक है, तो अब चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, एंजॉय करिए। ठीक, और माइंड फ्रेश रखिए पढ़ने में। तो अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ और आपको मिलूंगा अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.3, वो उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।